अपन पढ़ रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक जो कि वर्तमान में आरबीएसई बोर्ड में चल रही है। इसके अपन ने 7 अध्याय कंप्लीट कर लिए। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है शरीर में गति। इससे पहले जो 7 अध्याय पढ़े हैं उनको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 8 शरीर में गति। हमारे शरीर के अंतर्गत कई प्रकार की गतियाँ होती हैं, जैसे कि समय समय पर पलकों का झपकाना, श्वास लेने के दौरान होने वाली गतियाँ, हृदय का निरंतर धड़कना। इस प्रकार जो होती है बहुत सारी गतियाँ हमारे शरीर के अंतर्गत होती हैं। आगे एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर जंतु जो होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं इसके बारे में बताया हुआ है। देखिए, जंतु जैसे कि गाय जो होती है वो पैरों की सहायता से गमन करती हैं और ये चल कर के जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी पैर होते हैं और ये चल कर के गमन करता है। इसी प्रकार सांप के अंतर्गत संपूर्ण शरीर ही गमन करता है और ये रेंग करके चलते हैं। इसी प्रकार से पक्षी जो होते हैं उनमें पंख और पैर दोनों होते हैं, यानी उड़ भी सकते हैं और चल भी सकते हैं। इसी प्रकार से जो कीट होते हैं उनमें भी पंख और पैर दोनों होते हैं, यानी कि उड़कर चल कर के गमन करते हैं। इसी प्रकार मछली के अंतर्गत भी संपूर्ण शरीर ही गमन करता है और ये तैर करके गमन करती है। ध्यान रखिएगा, मछली के अंतर्गत जो गलफड़े या गिल्स होते हैं उसके माध्यम से इनमें श्वसन होता है, जो कि विषण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। आगे अपन देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि संधि वगैरह और इनके बारे में। हमारे शरीर की कुछ जो भाग होते हैं या कुछ अंग होते हैं जिनको हम घुमा सकते हैं, यानी घूमने वाले अंग, जैसे कि हाथ, कंधा, कोहनी, टखना, घुटना आदि ये होते हैं। अब अपन देखते हैं संधि के बारे में। संधि एक प्रकार से इसको आप जोड़ मान सकते हैं, यानी कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा सकते हैं जहाँ पर वो दो हिस्सों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जहाँ पर दो हिस्से जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो भाग संधि कहलाता है। और जैसे कि हमारा कोहनी, कंधा, गर्दन ये जो होती है संधि होती है। इसी प्रकार अस्थियाँ क्या होती हैं? ये संधियों को एक दूसरे से जोड़े रखने वाली कठोर जो संरचनाएं होती है वो अस्थियाँ कहलाती हैं। जैसे कि हाथ के ऊपरी भाग से लेकर के कलाई तक एक लंबी अस्थि होती है, तो ऊपरी भाग को जो होती है यानी कि जो संधियाँ होती है उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ती हैं, तो ये अस्थियाँ कहलाती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर के अंतर्गत अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंदुकलिका संधि के बारे में। कंदुकलिका संधि को समझने के लिए एक यहाँ पे मॉडल की जैसे बताया हुआ है कि यहाँ पे जो होती है कागज़ का बेलन की जैसे गोल गोल घुमा करके उसको बेलन की जैसे बना करके रखे और उसके ऊपर एक गेंद रख देते हैं और उसके ऊपर एक कटोरी रखते हैं जो कि उल्टी रखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो होती है कंदुकलिका संधि बन जाती है। कैसे? यानी कि ये नीचे कोई अस्थि है और ऊपर भी कोई अस्थि है, उनको जो होती है ये बीच वाला गेंद वाला पार्ट जोड़ रहा है और ये गेंद वाला जो पार्ट है वो ही एक प्रकार से क्या है? कंदुकलिका संधि होती है। इस प्रकार की जो संधि होती है उसमें एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है और इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। जैसे यहाँ पे चित्र में बताया हुआ है, ये हमारी श्रोणि मेखला है और श्रोणि मेखला और ये नीचे जांग की अस्थि, फीमर वगैरह हैं, इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य कर रही है वो कंदुकलिका संधि है। आगे अपन देखते हैं धुराग्र संधि के बारे में। धुराग्र संधि जो होती है ये हमारी गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है, धुराग्र संधि, और इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम के अंतर्गत आप देख सकते हैं ये सिर वाला पार्ट है और नीचे गर्दन वाला पार्ट है, दोनों को जोड़ने वाली जो संधि होती है वो धुराग्र संधि होती है। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इधर लिखा हुआ है कि कंदुकलिका संधि के द्वारा हाथ को पूर्णतः घुमाया जा सकता है, लेकिन जो धुराग्र संधि होती है इसमें सिर्फ जो होती है बेलनाकार अस्थि होती है और इसकी सहायता से केवल दाएं बाएं या आगे पीछे ही घुमा सकते हैं। आगे अपन देखते हैं हिंज संधि वह संधि होती है जो कि एक ही दिशा में गति होने देती है। जो जैसे कि दरवाजे को बार बार खोले और बंद करते हैं तो कब्जों के द्वारा जो आगे पीछे गति होने दी जाती है, इस प्रकार की गति यहाँ पे होती है।
हिंज संधि के उदाहरण अपन देखते हैं। उदाहरण के अंतर्गत जैसे कि घुटने में हिंज संधि होती है, इसी प्रकार से जो कोहनी होती है उसमें भी हिंज या कब्जा संधि जो होती है वो पाई जाती है। यानी कोहनी और घुटने के अंदर कब्जा संधि पाई जाती है, जिससे हम इनको केवल आगे और पीछे एक ही दिशा के अंतर्गत घुमा सकते हैं या गति करा सकते हैं। ये अगला जो पॉइंट है वो है अचल संधि। अचल संधि जो होती है वह संधियाँ या अस्थियाँ होती है जो कि उपरोक्त संधियों पर हिल नहीं सकती हैं। यानी कि ऐसी संधियाँ जो कि हिलती नहीं है या स्थिर रहती हैं। जैसे कि हमारी जो सिर की अस्थियाँ होती हैं, कुछ अस्थियाँ ऐसी होती है जो स्थिर रहती है, तो उनको जो है हम अचल संधियाँ कहते हैं। इसी प्रकार से जो मुंह का ऊपरी जबड़ा होता है वो भी अचल संधि के अंदर आता है। यानी कि एक तो कपाल के मध्य कुछ संधियाँ होती है जो कि अचल संधियाँ होती है, और ऊपरी जबड़ा, ये दो अचल संधियाँ होती हैं। आगे अपन देखते हैं कंकाल के बारे में। हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ ठीक प्रकार से व्यवस्थित होकर के शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करती है, और आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का भी निर्माण करती है, जिसको हम कंकाल कहते हैं। एक्सरे चित्र से हम शरीर की सभी कठोर अस्थियों का पता चल जाता है। यानी कि अगर हमको अस्थियों के बारे में देखना है या अस्थियों में कोई भी चोट वगैरह आ जाती है, तो उसकी सहायता से जो होती है हम ये एक्सरे मशीन जो होती है उसकी सहायता से या एक्सरे के द्वारा अस्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक्सरे चित्र से शरीर की आकृति का भी पता चल जाता है। अगर कोई अस्थियों के अंदर टूट फूट हो जाती है तो उसका भी पता हमको एक्सरे से चल जाता है। आगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है कि कार्पेल जो होती है हमारी कलाई की अस्थियाँ जो होती है वो बहुत ही लचीली होती हैं, और ये छोटी छोटी अस्थियों से बनी हुई होती है जिनको कार्पेल कहते हैं। आगे दे रखा है पसलियाँ जो होती हैं ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़ करके एक बक्से की संरचना में व्यवस्थित हो जाती है या व्यवस्थित रहती है, विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार की शंकु रूपी जो बक्सा होता है उसको पसली पिंजर कहा जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित रहते हैं। वक्ष के दोनों ओर 12 पसलियाँ जो होती हैं। टोटल कितनी पसलियाँ होती हैं? 12 पसलियाँ होती हैं, और वक्ष के दोनों तरफ पाई जाती हैं। अब अपन देखते हैं मेरुदंड के बारे में। ये गर्दन से पीठ तक की संरचना है जो कि अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी हुई होती हैं, जिसे कशेरुका कहती है। यानी कि जो छोटी छोटी अस्थियाँ होती है जिससे मिलकर के मेरुदंड बनता है, उन अस्थियों को हम कशेरुका ही कहते हैं। और पसली पिंजर जो होता है वो भी इन अस्थियों से जुड़ा हुआ रहता है। मेरुदंड के अंतर्गत टोटल कितनी कशेरुकाएँ होती है? तो 33 कशेरुकाएँ होती हैं। आगे अपन देखते हैं कंधे की अस्थियाँ। कंधों के पास में 2 उभरी हुई अस्थियाँ दिखाई देती है जिन्हें हम कंधे की अस्थियाँ कहते हैं। आगे है श्रोणी अस्थियाँ। श्रोणी अस्थियाँ जो होती हैं ये एक बॉक्स की समान ऐसी संरचनाएं बनाती है जो कि आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले जो विभिन्न अंग हैं उनकी सुरक्षा करता है। ये कुल्ले वाला हिस्सा होता है जिसके सहारे अपन बैठते हैं। खोपड़ी भी अनेक अस्थियों की एक दूसरे से जुड़ने से बनी हुई होती है, और ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को आवृत करके रखता है और उसकी सुरक्षा भी करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये है मानव का कंकाल। इसके अंतर्गत जो अपन ने कंधुखलिका संधि पढ़ी थी वो यहाँ पे होती है, और ये जो घुटने टखने, इस तरह से जो टखने होते हैं और घुटने होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं अपनी हिंज संधि पाई जाती हैं। यानी कि जो अपने ये घुटने होते हैं और टखने होते हैं वहाँ पर हिंज संधि पाई जाती है, जिनसे हम इनको केवल एक ही तरफ गति करवा सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा सिर और जो गर्दन पार्ट होता है वहाँ पर धुराग्र संधि पाई जाती है। ये पसली पिंजर इस तरह का होता है। ये मेरुदंड होता है, इसके दोनों तरफ अस्थियाँ व्यवस्थित होकर के जो होती है ये 12 पसलियाँ होती हैं, और 12 पसलियाँ जो होती है ये वक्ष के अंतर्गत जो होती व्यवस्थित होकर के पूरा पसली पिंजर बनाती हैं। ये है श्रोणी अस्थि। ये है मानव खोपड़ी, जिसके अंतर्गत ये खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क जो होती है वो सुरक्षित रहता है। अब अपन पढ़ते हैं उपास्थि के बारे में। उपास्थि जो होती है कंकाल के कुछ ऐसे अंग भी होते हैं जो कि हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। जैसे कि कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती हैं, और कर्णपाली ये भी उपास्थि होती हैं। शरीर को संधियों में भी, शरीर की जो विभिन्न संधियाँ होती हैं उनमें भी उपास्थि पाई जाती हैं। मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों और उपास्थियों से मिलकर के बना हुआ होता है।
अगला पॉइंट है पेशी। पेशी जो होती है हमारे शरीर की भुजा में कुछ उभरा हुआ भाग होता है, इसे हम पेशी कहते हैं। यानी कि जो हाथ की भुजा होती है उसका जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम पेशी कहते हैं। ये कब दिखाई देता है पेशी? ये इसको देखने के लिए अपन पहले हाथ को जैसे संकुचित करते हैं तब जो फूला हुआ भाग दिखाई देता है, उभरा हुआ भाग दिखाई देता है भुजा के अंदर, उसको हम पेशी कह देते हैं। और ये पेशी जो होती है वापस जैसे ही हाथ को लंबा करते हैं हम तो वापस जो होती है धस जाती है। और इसके अंदर जो होती है कठोर, ये मोटी होती है और कठोर होती है और ये अस्थि को खींचती है। किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। यानी कोई भी सिंगल पेशी जो होती है वो कार्य नहीं करती हैं, दो पेशियाँ जो होती है संयुक्त रूप से ही कार्य करती हैं। आगे अगला जो पॉइंट दिया हुआ है बुक के अंदर वो है जंतुओं के अंतर्गत चाल। यानी कि जंतु किस प्रकार से गति करते हैं, जब वो गति करते हैं तब उनके शरीर के अंतर्गत क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये चीज़ें अपन को देखनी हैं। पहला यहाँ पे जंतु का उदाहरण दिया हुआ है केचुआ। केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटा कर रखे गए अनेक छल्लों से बना हुआ प्रतीत होता है। यानी एक छल्ले के पास दूसरा छल्ला, इस तरह से ये बना हुआ प्रतीत होता है। और केचुआ जो होता है उसके शरीर में अस्थि नहीं होती है। ध्यान रखना है कि केचुए के शरीर के अंतर्गत अस्थियाँ नहीं होती हैं, बल्कि पेशियाँ होती हैं जो कि शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता देती हैं। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रखता है और अग्रभाग को फैलाता है। अब अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र करके शरीर को संकुचित करता है और पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इस प्रकार से ये क्रमिक रूप से इस तरह से प्रोसेस होती रहती है और ये चलता रहता है। इनके शरीर के अंतर्गत कुछ चिकने पदार्थ भी होते हैं जो कि इनको चलने में सहायता प्रदान करते हैं। इनके शरीर पर छोटे छोटे सुक यानी कि बाल जैसी संरचनाएं होती हैं और ये जो होती हैं सुक, ये पेशियों से जुड़े हुए होते हैं और मिट्टी में पकड़ को मजबूत करने के लिए काम में आते हैं। केचुआ जो होता है वो मिट्टी को खाता है और शरीर से अनपचे भोजन को ही बाहर निकाल देता है। ये जो पदार्थ होता है वो मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाता है। यानी कि ये जो केचुए के द्वारा निर्मित जो खाद होता है या एक तरह का अनुपजाऊ जो अनपचा जो भोजन बाहर निकाला जाता है वो भूमि के लिए या मिट्टी के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है। अगला उदाहरण दे रखा है गोंगे का। गोंगा जो होता है इनके पेट पर एक गोल संरचना होती है जिसको कवच यानी कि गोंगे का बाह्य कंकाल कहा जाता है। ये अस्थियों का बना हुआ नहीं होता है। ध्यान में रखना, यहाँ नेगेटिव पॉइंट है, ये अस्थियों का बना हुआ नहीं होता है। ये एकल एकक होता है और चलने में सहायता नहीं करता है। ये गोंगे के साथ साथ ही खिंचता जाता है। कवच पर एक छेद होता है जिससे ये सिर बाहर निकालता है और वहीं से जो मोटी मूसल संरचनाएं निकलती हैं वो इनके पैर होते हैं या पाद होते हैं। इनको पेशीय पाद भी कहा जाता है। इससे ये लेहरदार गति करते हैं और ये दृढ़ पेशियों के बने हुए होते हैं। आगे अगला जो उदाहरण दे रखा है तिलचट्टा या कॉकरोच का दे रखा है। कॉकरोच के अंतर्गत कुछ विशिष्ट पेशियाँ पाई जाती हैं। ये जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और हवा में उड़ता है। इनके अंतर्गत 3 जोड़ी पैर होते हैं और अगले पैर जो होते हैं वो संकरे होते हैं और पिछले चौड़े और बहुत ही पतले होते हैं और ये जो होते हैं चलने में सहायता प्रदान करते हैं। इनके शरीर पर कठोर बाह्य कंकाल ढका हुआ रहता है और ये बाह्य कंकाल जो होता है विभिन्न एककों की परस्पर संधियों के द्वारा बनता है जिसके कारण शरीर में गति संभव होती है। वक्ष पर 2 जोड़ी इनके पंख होते हैं और वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को गति देती हैं। कौन सी? वक्ष की पेशियाँ। ठीक है। अगला है पक्षी। पक्षियों के अंतर्गत भी जो होती है, पक्षी भी उड़ते भी हैं और चलते भी हैं। ये हवा में उड़ते, भूमि पर चलते और कुछ तैरते भी हैं, जैसे कि हंस वगैरह जो होते हैं वो तैरते भी हैं। इनमें उड़ने के यानी कि पक्षी उड़ते हैं ना, तो इसके लिए इनका शरीर बहुत ही अनुकूलित होता है। इनके अंदर अनुकूलन में देखने को मिलता है कि इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। अस्थियाँ बहुत ही हल्की और मजबूत होती हैं। पश्चपाद यानी कि पैर जो होते हैं उनकी अस्थियाँ चलने और बैठने के लिए रूपांतरित होती या अनुकूलित होती हैं और अग्रपाद रूपांतरित होकर के पंख बनाते हैं। इनकी जो वक्ष होती है उसकी जो अस्थियाँ होती हैं वो उड़ने वाले पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं और ये पंखों को ऊपर नीचे करने में भी सहायक होती हैं। अगला उदाहरण दे रखा है मछली। मछली का शरीर जो होता है धारा रेखीय आकृति होती है इनकी, और धारा रेखीय मतलब हो जाता है
इस आकृति का मतलब ये होता है कि सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। शरीर की विशेष आकृति जल में तैरने में सहायक होती है, यानी ये जो विशेष आकृति होती है वो जल में तैरने में सहायक होती है। इनका कंकाल जो होता है दृढ़ पेशियों से बना हुआ होता है। तैरने में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ जो होती है विपरीत दिशा में जाती है और लगातार इस प्रकार से जब वो क्रमिक ताल से गति करती है या तैरती है। पूंछ के पंख इस कार्य के अंतर्गत सहायता करते हैं, यानी कि जो कुछ पंख होते हैं वो पूंछ पे लगे हुए रहते हैं और वो इनको तैरने में सहायता करते हैं। अन्य पंख भी होते हैं जो कि जल में तैरते समय संतुलन और दिशा निर्धारण में सहायक होते हैं। गोताखोर जो होते हैं वो अपने पैरों में पंखों की तरह की विशेष अरित्र यानी कि फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। अगला जो उदाहरण दे रखा है इसमें वो है सर्प। सर्प जो होता है इनका मेरुदंड काफ़ी लंबा होता है और यानी कि ये लंबाई के अंतर्गत जो होती है इनका मेरुदंड बहुत ही लंबा होता है। इसके अंतर्गत जो होती है इनकी जो पेशियाँ होती है बहुत ही क्षीण और असंख्य होती हैं, परस्पर जुड़ी हुई होती हैं और ये परस्पर जुड़ने के साथ ही मेरुदंड पसलियों और त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का जो शरीर होता है वो अनेक वलयों में मुड़ा हुआ होता है। अनेक वलय जो होती है इस तरह से होता है ना सर्पिलाकार, तो ये जो इनकी वलय होती है वो इसको आगे की ओर धक्का देती है जिससे ये बहुत ही तीव्र गति से चलता है और ये सरल रेखा में नहीं चलते, यानी कि जब ये इस प्रकार से चलता है तो सरल रेखा में नहीं चलता है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक जो अरस्तु है उनकी एक पुस्तक बताई हुई है जिसमें इन्होंने अपने आप से ही बहुत सारे सवाल पूछे थे। गेट ऑफ एनिमल्स, इनकी बुक का नाम ध्यान में रखना है, गेट ऑफ एनिमल्स। आगे जो होती है योग दिवस के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग के क्या क्या लाभ होते हैं, इससे अस्थियां मजबूत हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है, मांसपेशियों को सक्रिय करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। आगे ये कुछ प्रमुख शब्द दिए हुए हैं, इनसे आप पूरे जो पूरा अपना चैप्टर है उसको वापस रिवाइज कर सकते हूँ। आगे अपन देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अस्थि एवं जो उपास्थि होती है वो मानव कंकाल बनाते हैं। मानव कंकाल के अंतर्गत खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थि, कंधे और श्रोणि मेखला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियाँ जो होती है ये सभी मिला करके मानव का कंकाल बनाती हैं। मछली जो होती है वो शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बना करके जल में तैरती है, यानी कि जब मछली इस तरह से तैरती है ना तो उसके जो दोनों तरफ जो होती है जल जो होती है वो इस तरह से डिवाइड होता जाता है, एकांतर क्रम के अंतर्गत वो वलय बना करके जल में तैरती जाती हैं। आगे कुछ अपन इसके इम्पॉर्टेंट जो अभ्यास प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो होती है यहाँ पे रिक्त स्थान का दिया हुआ था, मैंने इसको सुमेलित नहीं इस रूप में लिख दिया है ताकि अपन को ये ध्यान में रह जाए आसानी से। अस्थियों, ये जो पहला है इसका पॉइंट वो है, पहला है कि अस्थियों की संधियाँ शरीर को गति में सहायता करती हैं। तो अस्थियों की जो संधियाँ होती है वो शरीर को गति में सहायता करती है, बिल्कुल सही है। अस्थियों एवं उपास्थियों संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाती हैं, यानी अस्थियाँ और उपास्थियाँ मिलकर के कंकाल बनाती हैं। और कोहनी की अस्थियाँ कब्जेदार संधियाँ द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। कोहनी की जो अस्थि होती है वो कब्जेदार संधि होती है, ये भी बिल्कुल सही है। गति करते समय अस्थियों के संकुचन से पेशियाँ खिंचती हैं, तो ये गलत है क्योंकि पेशियों के अंतर्गत जब संकुचन होता है तो अस्थियाँ खिंचती हैं गति करने के दौरान। तो ये डी पॉइंट जो होती है यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि पेशियों के संकुचन से अस्थियाँ खिंचती हैं। आगे अपन देख लेते हैं कुछ इसमें कौन सा कथन सत्य है। अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट दिया हुआ है कि सभी जंतुओं की गति एवं चलन एक समान होता है क्या, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि सभी जंतुओं की गति और चलन भिन्न भिन्न होते हैं। अभी अपन देख के आए थे जो विभिन्न जंतुओं के अंतर्गत अपन ने चलन या चाल पढ़ी थी उसके अंतर्गत जो होती है सबकी अलग अलग गतियाँ थी। बी पॉइंट दिया हुआ है कि उपास्थि जो होती है वो अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि उपास्थि जो होती है वो तो कोमल होती है, यानी कि अस्थि की तुलना में जो होती है कोमल होती है, ये तो कठोर होती है, अस्थि कठोर होती है। तो यहाँ पे जो होती है ये उल्टा लिखा हुआ है इसलिए ये रोंग हो जाता है। अगला दिया हुआ है कि अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है, तो ये गलत है क्योंकि अंगुलियों को अपन मोड़ सकते हैं तो उनमें संधि तो है,
ठीक है। तो अंगुलियों के अंतर्गत जो होती है संधि पाई जाती है, तो ये गलत है। आगे दे रखा है कि अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अग्रभुजा जो होती है उसके अंतर्गत 2 अस्थियां होती हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि तिलचट्टों के अंतर्गत बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो तिलचट्टे होते हैं उनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। इधर कुछ ये कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, ये कॉलम सेकंड दिया हुआ है। जैसे कि इधर दिया हुआ है ऊपरी जबड़ा, मछली, पसलिया, गोंगा और तिलचट्टा। इधर ये पॉइंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़ा जो होती है वो कैसी है, एक अचल संधि है, तो इसको हम अचल संधि से मिला देंगे। इसी प्रकार मछली जो होती है उसका शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय होता है, तो धारा रेखीय से मिला देंगे। उसके बाद में जैसे कि पसलिया जो होती है वो हमारे शरीर की जो विभिन्न अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करता है, तो ये हृदय की सुरक्षा करता है। और जो गूंगा होता है, ये गूंगा वो बहुत ही धीमी गति से चलता, क्योंकि इसके ऊपर जो होती है कवच लगा हुआ रहता है और वो गति में सहायक भी नहीं होता है और वो साथ साथ खिंचता जाता है। इसी प्रकार तिलचट्टे के बारे में देखें तो इनमें पंख भी होते हैं, बाह्य कंकाल भी होता है और हवा में उड़ भी सकता है। तो इस प्रकार से ये अपना चैप्टर नंबर 8 जो होती है अध्याय 8 कंप्लीट होता है। और इससे पहले वाले अध्याय आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और थैंक्स फ्रेंड्स, और thanks for watching this video. Thanks for watching this video. Jai Hind, Vande Mataram.